नमस्कार। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे फ्रिक्शन फोर्स। क्या शुरू करेंगे भैया? एकदम बिल्कुल नया नया ताजा ताजा टॉपिक है एनसीईआरटी का फ्रिक्शन फोर्स। क्या होता है आप सभी को थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। हेडिंग डाल लीजिए फ्रिक्शन। सिंपली फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शन एक ही बात है। फ्रिक्शन लिखा है मतलब फ्रिक्शन फोर्स का क्या होता है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जैसा कि बताया गया है उसी तरीके से हमें काम करना है। ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। लिखिए यहां पे एकदम साफ साफ, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू surfaces which are in contact, जो कि कांटेक्ट में, ठीक, जो कि कांटेक्ट में हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप इस तरह से बना सकते हैं कि एक एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है और इस पे एक फोर्स लगाया जा रहा है, फिर भी ये रेस्ट में है। मान के चलिए पहली सिचुएशन, फिर भी ये रेस्ट में है, ठीक। तो यहां पर कौन सा फोर्स, यानी ये कौन सी सरफेस है? तो कहेंगे रफ सरफेस है। ये कैसी सरफेस है? रफ सरफेस है, ठीक। यहां पर इसके कोफिशिएंट लिखे जाएंगे म्यू एस और म्यू के। तो रेस्ट में है तो मान लेते हैं म्यू के या म्यू एस। इस तरह से पहले आप एक ही चीज लिखिए, फिर बाद में भी दूसरी बात कर लेंगे। म्यू एस अभी बताते हैं म्यू एस क्या है। इसका मतलब इसके बीच क्या है? एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स को आप स्मॉल एफ से डिनोट कर लीजिए और ये देखिए एक फ्रिक्शन फोर्स यहां काम कर रहा है ये। अब ये फ्रिक्शन फोर्स अगर इसके बराबर रहेगा तो यहां पर तो ये बॉडी रेस्ट में रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यानी फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोज करता है रिलेटिव मोशन का बिटवीन टू सरफेसेस। ये देखिए एक ब्लॉक की सरफेस और ये जो प्लेन रखा जिसपे ये रखा गया, जिस प्लेन पे या जिसपे ये सरफेस, दो सरफेस है यहाँ पे, याद रखिएगा ये दो सरफेस, टू सरफेस के बीच ये है कॉन्टेक्ट सरफेस। ये क्या है? कॉन्टेक्ट सरफेस। यह कॉन्टेक्ट सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस रफ है जिसकी वजह से इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। और फ्रिक्शन फोर्स या जब अप्लाइड फोर्स इधर की तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स जाहिर सी बात है इस कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच ही काम, यानी कॉन्टेक्ट सरफेस पे काम करेगा, यानी इस पे। अब इसकी वजह से इस ब्लॉक पर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा एफ। इसकी वजह, इस कॉन्टेक्ट सरफेस रफ होने की वजह से इस ब्लॉक पर एक फ्रिक्शन फोर्स एफ काम करेगा जो ब्लॉक को जाने नहीं दे रहा, जो ब्लॉक को आगे की तरफ जाने नहीं दे रहा, ठीक। क्लियर हो गया इतना? चलिए अब अगली कहानी, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब एक एक शब्द अभी थोड़ी देर में डिस्कस किया जाएगा। इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कैसा फोर्स होता है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। आगे बताया जा रहा है इट इज टेंजेंशियल फोर्स होता है। कैसा होता है? टेंजेंशियल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक। अगली कहानी बताई जा रही है कि जो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, यानी इट इज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट। इट इज नॉट डिपेंड ऑन, एकदम फटाफट लिखिए, एरिया ऑफ कांटेक्ट। एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक। बट वेरीज विथ नॉर्मल। That is directly proportional to the normal. इतनी बातें क्लियर हो गई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल। अब इसमें नॉर्मल क्या है? यहां देखिए कॉन्टेक्ट सरफेस है तो यहां से ये जाएगा इसका नॉर्मल, जिसको आप रिएक्शन कहते हैं, यहां पर हो जाता है mg। यानी इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स लिखने का जो तरीका है, वो लिखने का तरीका क्या है, इसका फ्रिक्शन फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। आपने देख लिया इसको, तो यहां डिनोट करने का तरीका तो ये है। अब इसे लिखा कैसे जाए? तो लिखने का जो इसका तरीका होता है, यहां पर समझिए बात को। ये फिगर है, आपने देखा, इसी फिगर के नीचे लिख लीजिए, या F इज इक्वल टू होता है म्यू आर। ये इसको लिखने का तरीका होता है। और R आपको पता है क्या है? नॉर्मल।
mg हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है। यहां वाले केस में ये mg है, ठीक। यहां वाले केस में क्या है, ये mg है, ठीक। यहां वाले केस में से अगर वो इंक्लाइन प्लेन होता तो mg cos थीटा होता, ठीक है। बात को समझिए, इसलिए ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक। तो r जो कि नॉर्मल रिएक्शन, यहां लिख दिया r इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये इसके लिखने का तरीका हो गया। यहां अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए कहेंगे f इज इक्वल टू, यहां पर f इज इक्वल टू, अगर ये म्यू है, म्यू आपने वहां म्यू लिखा, म्यूएस किया है, फिर भी कोई बात नहीं, यहां म्यू इंटू आर, आर का मतलब यानी क्या बन जाएगा, म्यू इज यहां म्यू mg। इस वाले केस में क्या, f इज इक्वल टू म्यू mg, मतलब फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू mg। अब फ्रिक्शन फोर्स दो टाइप से एग्जिस्ट करता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब जरा उन दोनों के बारे में बात कर लें, ठीक। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, यानी फ्रिक्शन फोर्स की जो टाइप है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। यहां पे देखिए, फ्रिक्शन फोर्स में एक हो जाएगा आपका स्टैटिक और एक हो जाएगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। फ्रिक्शन फोर्स में, अरे भैया इसको बना, इसमें इतनी ये छोटी सी बात तो है, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स में एक हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, इसको आप डिनोट करेंगे Fs से, और एक हो जाता है क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, इसको आप डिनोट करेंगे स्मॉल f और k से, इस तरीके से। अब दोनों कैसे होते हैं जरा देखिएगा, यहां पर एक सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, रिप्रेजेंट करने का तरीका आपने देख लिया है, ठीक। ये एम मास का, और इधर एक अप्लाइड फोर्स हमने लगा रखा है, लेकिन फिर भी ब्लॉक क्या है, रेस्ट में, फिर भी ब्लॉक क्या है, रेस्ट में, और ये रफ सरफेस है, और इस रफ सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अब यहां रेस्ट में है तो क्या हो जाएगा, म्यू एस। यहां पर क्या है, इसको, ये सरफेस रफ है, याद रखिएगा, यानी रफ सरफेस है। इसको आप कहां डिनोट कर लेंगे, चलिए यहां डिनोट कर लेते हैं। ये सरफेस है, आप ऐसे समझिए, ये रफ सरफेस है, तो यहां पर रफ सरफेस है, इसका मतलब यहां पर क्या काम कर रहा है, म्यू एस, और ये देखिए फ्रिक्शन फोर्स एफ एस, इस तरीके से, ठीक। आर जो कि ऊपर की तरफ और mg जो कि नीचे, यानी अप्लाइड फोर्स लगाने के बावजूद क्या है, ब्लॉक रेस्ट में। वजह क्या हो सकती है रेस्ट में रहने की, ये रफ सरफेस की वजह से। रफ सरफेस क्या कर रहा है, कुछ तो कर रहा होगा इस ब्लॉक के ऊपर, तभी तो रुका है भाई। ये रफ सरफेस कुछ तो इसके ऊपर कर रहा है, तभी तो रुका। अगर रफ सरफेस कोई काम न करता तो ये अपना चलता चला जाता। यानी इस रफ सरफेस और उसके कोफिशिएंट की वजह से, यानी रफ सरफेस का मतलब ये कोफिशिएंट को डिनोट करना, ठीक है। रफ सरफेस की वजह से इस ब्लॉक पर एक फोर्स लग रहा है, इस रफ सरफेस होने की वजह से इस ब्लॉक पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, जो कि इस अप्लाइड फोर्स के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि कैसा है, अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स है ठीक अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर दिखा जा रहा है। और ये चूंकि रेस्ट में हो रहा है, इसका मतलब यानी ये फोर्स क्या कर रहा, यानी रफ सरफेस इस ब्लॉक पर इस अप्लाइड फोर्स के ठीक अपोजिट एक फोर्स लगा रहा है इस ब्लॉक पर, जिसकी वजह से ब्लॉक रुका हुआ है। और इस फोर्स को नाम दे दिया जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, एफएस। क्या नाम दे दिया जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, एफएस। बहुत सावधानी से लिखिए इसको, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, एफएस। यानी यहां पर क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, एफएस। यानी इसका मतलब एफएस को लिखने का जो तरीका होगा क्या होगा, यानी कोफिशिएंट, म्यू क्या था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वहां पे छूट गया, म्यू लिख लीजिए, म्यू इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहां हो जाएगा म्यू एस और आर, अभी आपने देखा आर नियर, तो इसका मतलब आगे इस वाले केस के लिए हम ये लिख सकते हैं एफ एस इज इक्वल टू कितना, म्यू एस एम जी, जहां पर ये जो म्यू एस है वो होता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन।
कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक। अभी इसको और डिटेल में समझेंगे। अब आ जाइए काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या हो रहा है। यही ब्लॉक यहां रफ सरफेस पे एम मास का यह है रफ सरफेस। बेसिक चीजें आनी चाहिए, बाकी सब बात की बात। और ये एक्सेलरेट करने लगा रफ सरफेस होने के बावजूद, लेकिन फिर भी ये रफ सरफेस कुछ तो फोर्स लगाएगा ही। अगर ये स्मूथ होता तो उस समय एक्सेलरेशन चेक कर लीजिए, अब रफ है तब एक्सेलरेशन चेक कर लीजिए। रफ सरफेस पे एक्सेलरेशन कम हो रहा है, जबकि फोर्स उतना ही 10 न्यूटन लगाया गया। मतलब स्मूथ सरफेस पे 10 न्यूटन लगाकर आप एक्सेलरेशन चेक करिए, फिर रफ सरफेस पे 10 न्यूटन लगाकर एक्सेलरेशन चेक करिए। एक्सेलरेशन में कुछ तो कमी आ गई। क्यों कमी आई? क्योंकि ये रफ सरफेस इस ब्लॉक पर फिर यहां पर जो कांटेक्ट सरफेस है, यानी जो दोनों का कांटेक्ट है, कांटेक्ट में यहीं पर एक कुछ काम कर रहा है। ये रफ सरफेस क्या काम कर रहा है भैया? इस रफ सरफेस जो ये सरफेस है, ये इस पर एक काम कर रहा है क्या? एफ के। और यहां पर आप कहेंगे म्यू के। जब बॉडी मोशन में है, जब बॉडी क्या है भैया? मोशन में है, इसका मतलब एफ के क्या है? कहेंगे एफ के इज, एफ एस इज, एफ एस इज, एफ एस हमने लिखा है यहाँ पे, एफ एस इज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और एफ के इज काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब एफ के लिखने का जो तरीका होगा वही होगा म्यू, लेकिन यहां पर अब के रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक के साथ स्टैटिक कोएफिशिएंट और काइनेटिक के साथ काइनेटिक कोएफिशिएंट, उसके बाद आर, और यही चीज आप फिर से लिखेंगे म्यू के, उसके बाद एम जी। आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, जो इसकी डायरेक्शन हो सकती है वही, ठीक है। अब दूसरी लाइन बताई गई थी कि एक टेंजेंशियल होता है और सेल्फ एडजस्टिंग होता है। जरा समझते हैं, ठीक, समझते हैं क्या होता है। देखिए पहले चीज तो टेंजेंशियल कैसे है, क्योंकि यहां देखिए ये क्या है? टेंजेंशियल का मतलब along the surface, along the surface। देखिए ये along the surface काम कर रहा है, टेंजेंट है ना, यानी टेंजेंट किसी पॉइंट पे टेंजेंट आप खींचेंगे तो यही तो होता है इसका टेंजेंट, यानी इस पॉइंट पर अगर ये ऐसे है तो ये हो जाता है टेंजेंट। तो ये सरफेस आप क्या करिए, ये ऐसे बना दीजिए तो टेंजेंट ये हो गया, यही चीज है, यानी along the tangent। अब दूसरी चीज एक आई थी सेल्फ एडजस्टिंग। क्या होता है सेल्फ एडजस्टिंग? का मतलब ये हो गया, मान लेते हैं कि फोर्स एक बार 1 न्यूटन लगाया गया तब भी रेस्ट में है, ठीक, 2 न्यूटन लगाया गया फिर भी रेस्ट में है, 3 न्यूटन लगाया गया फिर भी रेस्ट में है, 5, 6, 7, 8 न्यूटन लगाया गया रेस्ट में। लेकिन जैसे ही आप 10 न्यूटन लगा रहे हैं, ये बॉडी मूव करना शुरू कर दे रही है, यानी 9 न्यूटन तक तो ये झेल जा रहा है। यानी 1 न्यूटन लगाया तो बॉडी रेस्ट में, 1 न्यूटन लगाया तो बॉडी रेस्ट में, 2 न्यूटन फोर्स लगाया तब भी रेस्ट में। लेकिन जैसे ही 10 न्यूटन लगा रहे हैं, वहां पर क्या हो रहा है? मूव करके इस सिचुएशन में आ जा रही है। तो जैसे ही मोशन में आएगी वहां काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। जब तक रेस्ट में रहेगी तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तक बॉडी रेस्ट में रहेगी तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जैसे ही मोशन में आ जाएगी उस समय क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन। मोशन में नाम में क्लियर, देखिए नाम में ही, नाम से ही क्लियर है। काइनेटिक का मतलब मोशन में रहेगी, स्टैटिक का मतलब जब तक वो रेस्ट में रहेगी तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। जब मोशन में आ जाएगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, ठीक। अब यहां पर जैसे ही 10 न्यूटन फोर्स आपने लगाया, वहां पर क्या हो रहा है? मोशन स्टार्ट हो जा रहा है, कुछ इस तरीके का मामला। लेकिन 9 न्यूटन तक, यानी 1 से लेकर 9 न्यूटन तक बॉडी क्या है? रेस्ट में है। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को क्या कर रहा है? 9 न्यूटन तक एडजस्ट कर ले रहा। मतलब ये 1 न्यूटन तब भी रोक ले रहा, 2 न्यूटन तब भी रोक, यानी इसकी वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। इसकी वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। इसकी वैल्यू क्या हो रही है? 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड। भाई इसको रोक के रखना, अगर आपने 1 न्यूटन इधर फोर्स लगाया तो यानी 1 न्यूटन ये काम करे तो रुका रहे। बात को समझिएगा, मतलब ये 1 न्यूटन पहले फोर्स लगाया और ये रुका हुआ है, तो इसका मतलब ये सरफेस की वजह से इस ब्लॉक पर 1 न्यूटन का फोर्स इसका अपोजिट में लगा दिया गया, यानी ये रुका है। 2 न्यूटन लगाया गया तब भी रेस्ट में, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन काम कर रहा होगा तभी रुकेगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में 2 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है तभी रुका हुआ है। 3 न्यूटन आपने अप्लाई किया तो इसका मतलब इधर की फिर भी ये रुका हुआ है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स अब 3 न्यूटन का अपोजिट डायरेक्शन। भाई रेस्ट में रहने का क्या मतलब है? बात को समझिए कि अगर हम कह दें कि ये वाला 9 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया, मास है m, फिर भी ये रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में किसकी वजह से होगी? कोई तो वजह होगी इसको रेस्ट में रखने की।
यानी इसका मतलब इसके ठीक अपोजिट 9 न्यूटन फोर्स कोई काम कर जाए तो ये रेस्ट में रहेगी। इक्विलिब्रियम में हम लोग यही पढ़े थे, ये रेस्ट में रहेगी। इसका मीनिंग ये बना कि यानी जैसे जैसे न्यूटन फोर्स अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक हद के बाद जैसे ही 10 न्यूटन का फोर्स काम किया, अब फ्रिक्शन फोर्स की अधिकतम सीमा पार हो गई, यानी लिमिटिंग वैल्यू इसकी पार हो गई और ये बॉडी क्या हो रही है, मूव करना शुरू कर दे रही। यानी इसका मतलब ये सेल्फ एडजस्टिंग है और ये एक सीमा तक काम करता है, एक हद तक काम करता है, एक लिमिट तक काम करता है। बात को समझिए, इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी इसकी। अगर आपसे पूछा जाए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो सकती है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो सकती है, तो ये जो आपने निकाला है ना, यही चीज होती है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, FS/μSmg। बात को समझिए। अब चलिए इतना नोट कर लिए, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन में डालिए। चलिए लिखिए लिमिटिंग या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है ना, FS क्या हो सकती है, ये क्या होगी। तो अभी तो आपने देखा कि मतलब यानी यहां पर, अच्छा अभी कॉफिशिएंट के बारे में म्यूएस म्यू के आपको पता चल गया। म्यूएस क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू के क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। वहां पे डिनोट कर लीजिएगा जरा उसको, म्यूएस और म्यू के। चलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, अभी आप कॉफिशिएंट के बारे में अभी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, ये M मास का ब्लॉक है और यहाँ पर आपने F फोर्स लगाया और ये देखिए R है और ये रफ सरफेस है, ठीक, जिसका स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये दे रखा। तो ये जो यहाँ पर इस सरफेस की वजह से कांटेक्ट सरफेस के टेंजेंशियल यानी अलोंग द सरफेस जो काम करेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये जो FS आप यहाँ से कैलकुलेट करके लाएंगे ये हो जाएगा म्यूएस, उसके बाद R, यानी FS इज इक्वल टू आप लिखेंगे म्यूएस mg। और ये जो म्यूएस mg होता है ना, यही होता है लिमिटिंग या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या होता है, लिमिट। इसी को हमें मैक्स लिखिए या जो भी लिखिए, यही चीज है क्या, लिमिटिंग या फिर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बात तो समझ रहे हैं भैया साहब, एकदम आराम से कूल होके, कोई दिक्कत थोड़ी है, अपने क्या करना है, अरे आएगा आएगा जाएगा जाएगा क्या करना, बस। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी ये। अब एग्जांपल के तौर पर जरा समझते हैं बात। अभी कहानी लिखेंगे, कहानी लिखेंगे, पहले इसको समझ तो लें ये क्या है। चलिए, आपसे कहा जा रहा है कि एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक रखा है और ये जो स्टैटिक, अच्छा ये कॉफिशिएंट म्यू एस क्या है, आपने लिखा था कि नहीं, जो म्यू एस है वो होता है कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर बाद अभी समझेंगे। भाई साहब परेशान मत होइए, काहे परेशान होने लगते हो। ठीक, चलिए आपसे कहा जा रहा है कि यहां पर जो म्यू के क्या होता है, ये भी यहां पे लिख लीजिए, म्यू के यानी कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक, नाम से क्लियर था। चलिए, अगर म्यू एस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.2 कामा म्यू के दिया हुआ है 0.1 और आपसे कहा जा रहा है कि इधर की तरफ हमने एक 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक, तो बताइए ब्लॉक मूव करेगा नहीं करेगा, कब करेगा, ये सारी बातें तो देखते हैं जरा। इसका मतलब ब्लॉक एक्सेलरेशन सीधे पूछा जाएगा ना आपसे, अभी तो हम लोग समझ रहे हैं, देखते हैं जरा। यानी इसका मतलब ये सरफेस अगर रफ है तो यहां पर इस ब्लॉक पर इस कांटेक्ट सरफेस रफ होने की वजह से एक FS काम करेगा और FS की जरा मैक्सिमम वैल्यू अगर हम लोग देखें FS मैक्स तो क्या आ जाएगा, कहेंगे यानी 0 म्यू एस होता है ना, म्यू एस mg, FS की वैल्यू म्यू एस mg यहां से, तो म्यू की वैल्यू यहाँ 0.2
इंटू कितना कहेंगे m, m का मतलब 5 इंटू कितना g, g का मतलब 10। जरा देखा जाए यहाँ पे Fs कितना हो जाएगा, ये 5 दूना 10 यानी 1, यानी कुल मिला के 10 न्यूटन का फोर्स इसके ठीक अपोजिट में लग रहा है। बात को समझिए, यानी 5 दूना 10, डेसिमल प्लेस करिए 1 बचेगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 न्यूटन। यानी यहाँ पे 10 न्यूटन का मैक्सिमम ये फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना झेल सकता है, 10 न्यूटन का अपोजिट फोर्स लगा सकता है। ठीक, तो अब ये 10 न्यूटन का फोर्स इस समय इसके ऊपर काम कर रहा है जो कि दिखाया गया। तो इधर भी 10 न्यूटन है, तो बताइए ब्लॉक रेस्ट में रहेगा या नहीं रहेगा। कहेंगे ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, यानी ब्लॉक कैसा रहेगा, रेस्ट में। अब बात को जरा दूसरी भाषा में समझिए, ब्लॉक कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा। क्यों, क्योंकि देयर बिकॉज, इसको लिख दीजिए, बिकॉज Fs इज इक्वल टू F जो कि अप्लाइड है, इसके बराबर है। अब मान लेते हैं यहां पर अगर ये 8 न्यूटन होता तो क्या ब्लॉक आगे पीछे जाता, नहीं। इसका मतलब कोई भी चीज दे रखी हो, यानी अगला एग्जांपल देखिए, इसका मतलब अगर हमसे ये कहा जाए यहां पर एक 5 किलोग्राम का मास है और अब की बार इसकी वैल्यू म्यू की वैल्यू, म्यू एस की वैल्यू वो दे रखी है 0.4 और म्यू के की वैल्यू दे रखी है 0.3। तो हमसे कहा जाए कि कितना मैक्सिमम, कम से कम कितना फोर्स लगाया जाए, है ना। मिनिमम फोर्स वो बताइए जो ब्लॉक में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सके, यानी इस F की वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप देखेंगे यहां से Fs मैक्स की वैल्यू निकालेंगे। Fs मैक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कहेंगे देखिए 0.4 इंटू कितना, कहेंगे देखिए 5 इंटू जी का मतलब सॉरी 5 चौका 20, ये 2 हो जाएगा, यहां 10 यानी 20 न्यूटन। यानी ये फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है 20 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 20 न्यूटन। बात समझ में आ रही। इसका मतलब अगर ये फोर्स 20 न्यूटन से कम है तो ये ब्लॉक हमेशा रेस्ट में रहेगा। अगर ये 20 न्यूटन से ज्यादा है, अगर ये क्या होगा 20 न्यूटन से अगर ये कम है, बात को समझिए, तो रेस्ट में रहेगा। अगर F 20 न्यूटन से ज्यादा है तो ब्लॉक में क्या होगा, एक्सीलरेशन, ब्लॉक एक्सीलरेट करेगा। यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कहेंगे म्यू एस एम जी इज लिमिटिंग या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन का काम क्या है, कहेंगे ये रोक के रखना। किसको रोक के रखना, ऑब्जेक्ट को, यानी बॉडी को एक हद तक, एक सीमा तक रोक के रखना। ठीक, इसको लिख लीजिए, इट इज अपोज, या इट इज क्या करता है भैया, यहीं पे लिख लीजिए, इट इज अपोजेस ठीक द इंपेडिंग मोशन। इंपेडिंग मोशन मतलब ये एनसीईआरटी वालों की भाषा है। इंपेडिंग मोशन, अब इंपेडिंग मोशन का मतलब बता रहा है कि मोशन वुड टेक प्लेस बट नॉट एक्चुअली टेक प्लेस, है ना। ये मोशन को रोकता है, किस टाइप के मोशन को, इंपेडिंग मोशन को। इंपेडिंग मोशन का मतलब होता है क्या, कह रहे हैं कि यानी मोशन वुड टेक प्लेस बट नॉट एक्चुअली टेक प्लेस। ठीक, कब, अंडर द अप्लाइड फोर्स होने की वजह से, इफ फ्रिक्शन इज एब्सेंट। ठीक, तो इस बात को पूरा लिख लीजिए, इट इज अपोजिट द इंपेडिंग मोशन। एनसीईआरटी की लाइन है, आप देख के लिख सकते हैं, इट इज क्या, इट इज अपोजिट द इंपेडिंग मोशन, दैट इज मोशन वुड टेक प्लेस, चलिए मेंशन कर लीजिए, दैट इज, पहले ही डिफिनेशन लिख दीजिए, दैट इज मोशन वुड टेक प्लेस ब्रैकेट में बट नॉट एक्चुअली टेक प्लेस। एक्चुअली टेक प्लेस अंडर द अप्लाइड फोर्स, ब्रैकेट बंद, आगे लिखिए अंडर द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स व्हेन फ्रिक्शन इज एब्सेंट।
ठीक, व्हेन फ्रिक्शन इज एब्सेंट। क्लियर होगी बात? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपको पता चल गया? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं जरा। ठीक, यानी अब इसका मतलब काइनेटिक, ब्लॉक स्लाइड करे या मोशन में आए, इसके लिए फोर्स क्या होना चाहिए आपको पता चल गया। यहां पे सारी क्लियर, इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं, इसको नोट करिए। चलिए अब हम बात करेंगे क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन की। आपको पता चल गया ब्लॉक कब मूव करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की और कॉफिशिएंट की। चलिए पहले लिख लीजिए यहाँ पे आप काइनेटिक फ्रिक्शन, फिर उसके बाद कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू और म्यूकस क्या होता है वो सब की बात हो जाएगी। ठीक, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एफ, स्मॉल एफ उसका के क्या होता है भैया, ये आपको पता है ये ऐसा मोशन है, मतलब ये ऐसा फोर्स है जो मोशन हो रहा होगा उस समय लगेगा। यानी कोई अगर ये रफ सरफेस है और ये कोई आपने जो लगा रखा है, ठीक, देखिए सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 आप बनाएंगे, जब भी बनाएंगे यहाँ पे, ये पहली सिचुएशन ये थी कि जब ये वाला काम कर रहा था, ये एम मास है और ये सरफेस है और यहाँ एफ है। ठीक, तो आपसे पूछा जाए एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और इसके बीच आपने यहाँ पर दोनों दे रखा है, म्यू एस और यहाँ पर ये म्यू के दोनों वैल्यू दे रखी है। तो एफ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपको पता है, ब्लॉक कब मूव करेगा आपको पता है, यहाँ पर एफ एस काम करेगा। तो जब एफ इज इक्वल टू एफ एस के रहेगा तब तक, जब तक एफ इज इक्वल टू एफ एस के बना रहेगा, याद रखिएगा एफ एस इज इक्वल टू एफ बना रहेगा तो ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। बार बार ये बस एक ही चीज सीखनी है, ये आप सीख गए तो काम हो जाएगा, ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। लेकिन जैसे ही एफ इज ग्रेटर देन एफ एस हो जाएगा, यानी इसका मतलब एफ एस का मतलब, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब एफ वो अप्लाइड फोर्स वाला एफ इज ग्रेटर देन म्यू एस एम जी हो जाए, इस वाले केस में, ठीक, तो ब्लॉक मूव करेगा। अच्छा ब्लॉक मूव करेगा तो यानी इसका मतलब ये देखिए एम मास का ब्लॉक, अब जो एफ आपने लगाया है वो ज्यादा है, एफ आपने लगाया वो किससे ज्यादा है, म्यू एस एम जी से ज्यादा है। ठीक, ये एफ आपने जो लगाया वो किससे ज्यादा है, ये म्यू एस एम जी से ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर ये आर, यहाँ पर ये एम जी, और यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा, एफ के, और ये म्यू के। तो यहाँ पर एफ के क्या हो जाएगा इस समय, और ये बॉडी क्या हो रही है, एक्सीलरेट कर रही है। इसका मतलब एफ के क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कहेंगे म्यू के एम जी। अब म्यू के एम जी को कैसे माना जाए कि ये म्यू के एम जी क्या होता है, ये कैसे हम मान ले कि ये हो रहा है ऐसा कुछ। देखिए अगर मान लेते सरफेस स्मूथ, सरफेस कैसी है, स्मूथ है, और आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था, यानी स्मूथ सरफेस पर कितना, 10 न्यूटन का सरफेस लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था, तो एक्सीलरेशन मिला आपको a1। अब सरफेस रफ है, अब क्या है, सरफेस रफ है, और 10 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद आपको मिला a2। अब आप देखेंगे जब सरफेस रफ है और a2 आप देखेंगे तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a2 इज लेस देन a1 आएगी। यानी कौन सी चीज है जो इस एक्सीलरेशन को कम कर रही है, एक्सपेरिमेंटली है ये सब, है ना। यानी कोई तो चीज होगी जो, अगर ये सरफेस स्मूथ होती, 10 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया होता इस में, तो एक्सीलरेशन आपको a1 मिलेगा। लेकिन सरफेस f है, फिर भी वही 10 न्यूटन का फोर्स आपने लगाया, एक्सीलरेशन a2 हो गया, जो कि a2 इज लेस देन a1 आ रहा। और ये आएगा ही क्योंकि सरफेस रफ है, क्योंकि ये सरफेस क्या है भैया, रफ है, ये आएगा ही। तो कोई तो ऐसी चीज है कि जो इस एक्सीलरेशन को कम कर दे रही है, मोशन के दौरान इस एक्सीलरेशन को, बॉडी मूव कर रही है उस दौरान इसके एक्सीलरेशन को कम कर रखी है, वो रफ सरफेस है। यानी रफ सरफेस पर मोशन के दौरान ही कोई एक ऐसी चीज लगातार काम कर रही है जो इस एक्सीलरेशन को कम करके बनाए रखी है। ये सब कांस्टेंट होता है, जब तक ये लगा रहेगा तब तक ये एक्सीलरेशन भी होगा, भले ही वो कम वाला रहे लेकिन कांस्टेंट रहेगा। यानी तब तक ये भी, ये फ्रिक्शन फोर्स वगैरह ये सब क्या है, एफ के कांस्टेंट होता है, ये याद रखिएगा, ये कांस्टेंट होता है, और ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है। ये क्या होता है,
ये सेल्फ एडजस्टिंग है, कांस्टेंट। इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछी जाए तो कहेंगे ये है, यही चीज है बार बार सेल्फ एडजस्टिंग, ये होता है सेल्फ एडजस्टिंग। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम या लिमिटिंग वैल्यू, मैक्सिमम या फिर इसी को कहिए लिमिटिंग वैल्यू, जो इसकी सीमा है वो होती क्या, वो होती एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एम जी, म्यू एस आर, आर क्योंकि आर कहीं पर बदल भी सकता है, इंक्लाइंड प्लेन पर रहेगा तो एम जी कास थीटा हो जाता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन ये क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। जब तक एक्सेलरेशन होगा इस फोर्स से तब तक ये बराबर अपना काम करता रहेगा। यानी काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जबकि ये वाला फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, यानी शुरुआत से बढ़ेगा और एक सीमा तक पहुंच जाएगा। क्लियर हो रही बातें। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कब काम करेगा, जब बॉडी मोशन में, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कब काम करेगा, जब बॉडी रेस्ट में हो। दोनों के रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको पता चल गया कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एफ एस को कहेंगे म्यू एस आर पे डिपेंड करेगा। यानी फ्रिक्शन फोर्स अगर आपसे कहा जाए कि मास पे डिपेंड करता है, कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल मास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, म्यू के। अब आती है बात कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। तो आप तो समझे गए, ये कोएफिशिएंट म्यू के हो जाता है, ये हो जाता है, तो आप लिखें। चलिए ठीक, आपको वो सब सारी बातें हो गई, ठीक। अच्छा, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है इसी को स्लाइडिंग भी कहा जाता है, याद रखिएगा, स्लाइडिंग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स भी कहा जाता है। ये सवाल में एक जगह दिया हुआ, ठीक है ना, और एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ, ठीक। और ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑन अप्लाइड फोर्स, इसको बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, इस बात को लिख लीजिए यहां पर, ये तो इसके बारे में होगी ना बातें। ये जो एफ के है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन, ठीक भैया, ऑन कौन से, अप्लाइड फोर्स। इसका अप्लाइड फोर्स से कोई लेना देना नहीं। क्या, क्यों नहीं लेना देना, क्योंकि देखिए अप्लाइड फोर्स भाई मिनिमम के बाद आपको पता चल गया कि मिनिमम इतना होना चाहिए, उसके बाद बढ़ जाना चाहिए। मतलब अप्लाइड फोर्स इससे ज्यादा ही होना चाहिए, इससे ज्यादा आपने लगा रखा, अब इससे ज्यादा आपने लगा रखा, मान लेते हैं अगर यहाँ 9 न्यूटन है, 9 न्यूटन से ज्यादा 10 न्यूटन, 10 से 12, 12 से 15, 15 से 16, लेकिन ये थोड़ी 15 से 16 लगा दिया तो ये भी कम ज्यादा होगा, ये फिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें म्यू के सिर्फ चाहिए और यहां पर, ठीक। नोट लिखिए, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, समझ में आ रही बात, ये काइनेटिक फ्रिक्शन वगैरह। नोट नंबर 1, आप देखेंगे कि जो म्यू एस की वैल्यू है वो ज्यादा होती है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक, इज ग्रेटर देन म्यू के, ये होता है, ठीक, ये होता है। इसकी वैल्यू अगर आपको, अगर यहाँ पे 0.5 दे रखी थी, इसकी वैल्यू उससे कम ही रहेगी, यानी कोएफिशिएंट, इसकी कोई डायमेंशन या कोई यूनिट नहीं होती, इट इज डायमेंशन लेस। तो लिखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू। अब क्या उसमें लैंग्वेज में कुछ है नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ब्रैकेट में। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई वैल्यू है ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यूनिट और डायमेंशन नहीं होती, इस बात को लिखिए, यूनिट लेस, यूनिट और डायमेंशन नहीं होती। अरे ऐसे अंग्रेजी में लिख दीजिए, क्या मतलब, इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, ठीक है भैया, ठीक। नंबर 3, ये कॉन्टेक्ट सरफेस वगैरह से डिपेंड नहीं है, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, इट इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेस, इट इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेस, सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, और इसको कम या ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है ना। रगड़ दीजिए एकदम स्मूथ हो जाए,
अब बहुत देर तक रगड़ देंगे तो फिर रफ हो जाएगा, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब बातें छोटी छोटी इसी में पूछा जाएगा, इसी में से कि कौन सा ज्यादा कौन सा कम, तो आप ये बता लीजिएगा। ठीक, एक चीज आती है रोलिंग फ्रिक्शन, मालूम है क्या होता है? नोट नंबर 3, 4 इतना नोट कर लीजिए खूब आराम से, साफ साफ, फिर आगे चलते हैं। इसको नोट करिए, फिर इसमें 4 वाला ऊपर लिखेंगे। चलिए, नोट नंबर 4, एक चीज पूछी जाती है रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। एक सवाल आया है 2019 में रोलिंग फ्रिक्शन से भी। ठीक, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल उसको लिख लीजिए, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, रोलिंग फ्रिक्शन लिखिए, फ्रिक्शन ऑन रोलिंग बॉडी। अगर कोई बॉडी रोल कर रही है उस समय लगने वाला फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऑन रोलिंग बॉडी इज रोलिंग फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं। इसको म्यू आर से डिनोट कर लेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें सबसे कौन कहूंगा कि म्यू आर सबसे कम होता है, म्यू एस, फिर उसके बाद म्यू के, ये म्यू के फिर म्यू एस, ये ऑर्डर होता है इसका। म्यू एस सबसे ज्यादा कौन होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन, सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, ये ऑर्डर एक आध बार पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा कम होता है कौन सा ज्यादा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में कौन सा कम कौन सा ज्यादा। ठीक है ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और पूछा गया है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये 2019 का सवाल है, नीट 2019 का सवाल है। ठीक, तो रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यहां पे लिख लीजिए, यही स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन किससे कम होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये किससे कम होता है? कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, ये वाला स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। क्योंकि इनके कोएफिशिएंट भी इसी तरीके से। ठीक, तो ये 3 बातें आपने नोट कर ली। और कौन क्या काम करता है याद हो गया? एफएस क्या काम करेगा? एफएस अपोजेस द इंपीडिंग रिलेटिव मोशन, एफके अपोजेस एक्चुअल रिलेटिव मोशन। नोट नंबर 5, एफएस अगर पूछा जाए एफएस का काम क्या है, कहेंगे एफएस अपोजेस, ठीक है, अपोजेस द इंपीडिंग, हो रहा है जो ना होने वाला मोशन है ना। अरे पूरा पूरा लिखे, यानी उस मोशन एक्चुअली हो नहीं रहा है, जब नहीं हो रहा है तो कौन रोक रहा है उसको, तो यही चीज एफएस काम कर रहा है, इंपीडिंग रिलेटिव मोशन। भैया क्या लिख रहे हैं हम, एकदम पगलाए हैं कहा आज हम, रिलेटिव मोशन। और एफके क्या काम करेगा भैया? ये अपोजेस द एक्चुअल रिलेटिव मोशन, और एक हद तक रोक के रखेगा बस, बाकी आप अप्लाइड फोर्स हटाइए फिर ये अपना काम शुरू कर देगा, रिलेटिव मोशन। तो ये कुछ कुछ नोट्स हैं, यही सब बातें, और कोई खास और तो नहीं। नोट नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन ब्लॉक एट रेस्ट, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए अप्लाइड फोर्स लगाने के बाद, ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ग्राफ भी बनेगा, इस ग्राफ के बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि व्हेन ब्लॉक एट रेस्ट, व्हेन ब्लॉक एट रेस्ट फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। बात रखिए, अभी इस पे सवाल भी लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू, याद रखिएगा ब्लॉक रेस्ट में तो फ्रिक्शन फोर्स आपसे पूछा जाए, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अलग आएगा, मैक्सिमम वैल्यू अलग आएगी, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स आपसे पूछा जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स,
अभी देखते हैं, सवाल पे आएगा तो समझ आएगा ज्यादा। अप्लाइड फोर्स, ठीक। व्हेन अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेज, फ्रिक्शन फोर्स आल्सो इंक्रीजेज बट अप टू ए सर्टेन लिमिट। बात को समझिए। व्हेन, लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स बढ़ाया जाए, अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेस, अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेस, तो क्या होगा? देन फ्रिक्शन फोर्स आल्सो इंक्रीज। आल्सो इंक्रीज, लेकिन ये कब तक? एक हद तक। आल्सो इंक्रीज अप टू अ सर्टेन लिमिट, अप टू अ और ये लिमिट क्या है इसकी? यही एफ एस जो मैक्सिमम है, एफ एस मैक्स कितना आता है? कहेंगे यही म्यूएस एमजी, म्यूएस आर के इक्वल, आर एमजी नहीं आर, यहीं तक ये बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही बॉडी मोशन में आ जाएगी उस समय क्या काम करेगा? मैक्सिमम वैल्यू, इसी को बोला जाता है, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बियॉन्ड विच ब्लॉक, इसलिए हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना, यही चीज है, इसी को बोला जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। एकदम पगलाए हैं आज हम, देखिए, क्योंकि दिमाग में तो अब टेंशन है कोर्स की। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स दो बार पढ़ दे रहे हैं खुद ही। फ्रिक्शन ऑन रोलिंग बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, बस सही है। ये आपको याद रहेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, इसका कोएफिशिएंट भी ज्यादा, ठीक। काइनेटिक फ्रिक्शन उससे कम होगा, तो आपने देख लिया इसका कोएफिशिएंट भी कम। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम, इसका कोएफिशिएंट भी कम, यानी रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे बताया जा रहा है एफएस अपोजेस द इक्वेंडिंग मोशन, ये तो ठीक ही है। अपोजेस यानी एफके, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस द एक्चुअल मोशन, ये इंडिपेंडेंट होता है, अप्लाइड फोर्स से मतलब नहीं रखता, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। किसकी? इसकी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। व्हेन ब्लॉक एट रेस्ट फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, व्हेन ब्लॉक एट रेस्ट फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। यानी जब ब्लॉकवा रुकल रही, मूव ना करिए, वो ढलवा तय कर, मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर है। व्हेन अप्लाइड फोर्स इंक्रीज, तो फ्रिक्शन फोर्स वो बढ़ी, लेकिन कुछ हद तक बढ़ी, ठीक है ना, कुछ हद तक बढ़ी, यहां तक बढ़ी। लेकिन एकरे बाद अगर फोर्स अप्लाइड वाला बढ़ गल तो एकरे बस का दम, एकरे दम इतना दम ना हो कि ई ब्लॉक के रोक के रखी। बात को समझा लोगन, यानी एकरे इतना दम ना हो कि ब्लॉकवा के रोक ले। जब ब्लॉकवा ना रुकी तो मोशन में आ जाए, और जैसे मोशन में आई उस समय क्या हो जाए? काइनेटिक फ्रिक्शन। ये भाई वो समय क्या हो जाए? काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। तो इसका ग्राफ अगर आपसे पूछा जाए कैसा बनेगा, तो ग्राफ अगर आपसे पूछा जाए कैसा बनेगा, इधर की तरफ अप्लाइड फोर्स, इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स, आपको बताना है। यहां पे लिख लीजिएगा अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स 0 से बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी साथ में बढ़ रहा है, बढ़ता 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 एक बार ये, अब अप्लाइड फोर्स चूंकि ज्यादा हो गया, अप्लाइड फोर्स क्या हो रहा है? देखिए बढ़ा रहे हैं यहाँ पे 10 न्यूटन, मतलब ये देखिए 1 2 3 इस तरीके से, मतलब 10 20 इस तरीके से बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ क्या हो गया? तो ये भी बढ़ रहा है, इधर से अपना औकात दिखा रहा है, लेकिन कुछ देर बाद अब इसकी जो है सीमा टूट गई, यानी अप्लाइड फोर्स जैसे ही इससे ज्यादा हो रहा है, अब ये क्या हो जाएगा? मोशन में आ जाएगा। और मोशन के बाद जो कुछ लग रहा है वो कांस्टेंट है, यानी जब मोशन के दौरान क्या लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, मोशन के दौरान काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स और वो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब यानी ये थोड़ा सा कम, यानी इधर की तरफ यहां पे लिख दीजिए फ्रिक्शन फोर्स, और ये जो वैल्यू दिखाएंगे आप, ये इसको, ये वाली वैल्यू एक अलग कलर से दिखाएं का, सब आज काला अक्षर भैंस बराबर चल रहा है, चलिए चलने दीजिए, क्या दिक्कत है। ये यहां पर जो आप दिखा पा रहे हैं, ये देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, और ये धीरे से ये कम हो जाएगा बेचारा, धीरे से ये कम हुआ, और ये देखिए फिर से ऐसे चलने, इतना भी कम नहीं, मतलब ये ऐसे ऐसे चलने लगता है। तो ये क्या है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और इस मैक्सिमम वैल्यू को कैसे डिपेंड करते हैं भैया? ये फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ है तो ये कहा जाएगा एफ एस है, एफ एस। एफ एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? कहेंगे यहाँ पर ये वाली वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्स ये म्यू एस आर पे डिपेंड करती है, जो कि ये है, ये वाली ये लाइन क्या है?
यहाँ पर यहाँ कहीं ये क्या है, कहेंगे एफ के, और एफ के क्या होता है, कहेंगे अप्लाइड फोर्स, इसका कोई मतलब नहीं, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये लाइन ऐसी सीधी चली जाएगी। ये लाइन कैसी है, ऐसी सीधी चली जाएगी, बना लीजिएगा। यानी ये वाली क्या है, नीचे हो जाएगा एफ के, ऊपर हो जाएगा ये वाला जो सिरा इसका हमने ब्लू से दिखा रखा है, ये बड़े आसानी से इस डायग्रामा कुल बना लेना, लेकिन ये समझे न पावा नहीं जरूर आओ कहा बात का समझा, बना सब लेते हैं लेकिन ये समझते अरे ऐसे तो बनेगा, अरे बनेगा का मतलब ये कि अप्लाइड फोर्स कौन ब्लैक चला धर के देख लिया जा, जैसे आई हम रख जानी एम मास का और हम फोर्स लगा जानी, लगावे शुरू कैनी नाम कि घुसकता ना एक तन को बाहर चन को सारा सरके ना सरकत हो, चला भाई ना सरकत है कोनो बात ना, पहले से और धक्का मन ना सर्कल और कस के मन ना सर्कल, तो यानी इसका मतलब हम धक्का बढ़ा रहे हैं, धक्का बढ़ाने का मतलब अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन तोने पे ही सरक नहीं रहा, इसका मतलब वो सेल्फ एडजस्टिंग जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो काम कर रहा बराबर, यानी वो जाने नहीं दे रहा। लेकिन एक बार ऐसा आया हमने धक्का मारा वो चल गया, यानी मैक्सिमम, उसका मतलब हम जब इससे म्यूएस आर से ज्यादा, ये देखिए बहुत साफ साफ लिखिए इसको वरना आप फेल हो जाएंगे, तो हमें करिए आएंगे है ना, अब ठीक है पहले ही ठीक लिख कर ला ठीक है कौन बात ना, म्यूएस एम, जब ये धक्का इस धक्के से, यानी ये धक्का थाम ले, बात से धक्का थामने वाली बात है, यहाँ पे देखिए इतना तो धक्का थाम ले रहा, लेकिन लगाया गया धक्का इस थामने वाले धक्के से ज्यादा हो गया, तो भैया फिर धक्का पलेट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, धक्का पलेट हो जाएगा, समझ में आ रही बात। तो खाली डायग्राम बना के ना काम करिए, इसको देखिए समझिए और महसूस करिए। तो नोट नंबर 7, नोट नंबर 7, एक एक बात समझ आ रही फ्रिक्शन फोर्स में, चलिए नोट नंबर 7, नोट नंबर 7, नोट नंबर 7 ये अगर आपसे कहा जाए ठीक कि ब्लॉक रेस्ट में है, ब्लॉक कैसे है, रेस्ट में, तो बताइए कौन सा फोर्स काम कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ससुरा ब्लॉक रेस्ट में स्टैटिक, दिमाग कौन सारा का होगा हो आज, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। चलिए अगर ब्लॉक मोशन में आ गया, कैसे आ गया, ब्लॉक मोशन में आ गया, तो कौन सा फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, कौन सा फोर्स भैया, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एफ के जो होता है वो फिक्स होता है, एफ के काम करेगा, एफ के इक्वल टू कितना, कहेंगे म्यू के आर, एम जी बार बार लिखने की आदत हो गई है, म्यू के आर, और ये क्या रहता है, कहेंगे ये होता है ये कांस्टेंट, ये होता है कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट, किस पे, अप्लाइड फोर्स से कोई मतलब नहीं, इंडिपेंडेंट एंड है ना फ्रॉम अप्लाइड फोर्स, ठीक, बात को समझिए। अब अगर आपसे कहा जाए कि ब्लॉक रेस्ट में है, तो बताइए फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, नंबर 9, नोट नंबर 8, बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर कहा जा रहा है कि अप्लाइड फोर्स लगाया गया है फिर भी ब्लॉक रेस्ट में, तो ब्लॉक रेस्ट में तो आपसे कहा जाएगा फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, हमेशा अप्लाइड फोर्स, बस फ्रिक्शन का सारा बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। अभी दो एक कंसेप्ट और बचे हैं, बस थोड़ा इसका एप्लीकेशन, ठीक है। अब चलते हैं जरा एक एग्जांपल पर, जैसे एक एग्जांपल ये लिया गया है, इसमें भाई साहब लिए हैं, ये कह रहे हैं कि ई वाला नहीं तो ई वाला बताओ, तो हम कहीं चला भाई तो बता ही देते हैं क्या दिक्कत। चलिए अब समझ में आ गया सब कुछ फ्रिक्शन में, बस इतने हैं थियरी में इतने, अब आएगा न्यूमेरिकल और एप्लीकेशन। अब पहाड़ वाला न्यूमेरिकल पहाड़ शुरू है ना, हम लोग न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करेंगे। कहा जा रहा है ये 5 kg का एक ब्लॉक है, 8 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है,
फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स है, ठीक। आपसे कहा जा रहा फाइंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, ब्लॉक एंड सरफेस। अरे और इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या है परेशान। इसका जो ये म्यू एस और म्यू के, याद रखिएगा म्यू एस क्या होता है, ज्यादा होता है, म्यू एस ज्यादा, म्यू के कम। म्यू एस दे रखा है 0.2 और म्यू के जो दे रखा है वो है भैया 0.1, यही दे रखा है। फ्रिक्शन फोर्स आपको बताना है। चलिए करके दिखाओ भाई। हाँ, इतना देर चिल्लाए, कुछ तो फायदा होगा। बेसिक ना जाना लग लोगन, यही लिए सवाल गड़बड़ लग लोगन। बेसिकवा जब सीख लेबा ना तो एको सवाल ऐसा ना है भैया नीट का चाहे जेई मेन का। मेन दिक्कत तो उनका बेसिकवा ना क्लियर है, खाली रटले पड़ल हवा एकदम की वो, और बहुत ज्यादा बड़का बड़का कॉन्सेप्ट रटे हैं, ससुरा आज तक नहीं पूछा गया बट मर्दबा। चलिए, इसका मतलब यहां पर क्या काम करेगा, ये इधर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स। हमें सबसे पहले स्टेप 1 क्या करना है, जब ऐसी स्थिति हो स्टेप 1, हमें सबसे पहले स्टेप 1, और स्टेप 1 का मतलब ऐसे ना दिमाग में चल रहा था वो वाला फट से लिख दे। स्टेप 1 आपको एफएस मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकाल लेनी है तुरंत। सबसे पहला काम है ना, फ्रिक्शन फोर्स और ये दोनों जब दोनों दे रखा है आप एफ एस मैक्स निकालिए। एफ एस मैक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू एस आर, यानी इसका मतलब एफ एस मैक्स यानी इसकी मैक्सिमम या लिमिटिंग वैल्यू आप निकालेंगे तो कहेंगे जी म्यू 0.2, आर का मतलब एम जी, आर का मतलब एम जी, एम का मतलब 5, जी का मतलब 10, यानी एफ एस कितना 10 न्यूटन। एफ एस मैक्स कितना 10 न्यूटन, यह आ गया 10 न्यूटन। स्टेप सेकेंड, ठीक। अभी एक चीज और बच्चे बता दे तब खत्म करेंगे। स्टेप सेकेंड में क्या है, यानी अप्लाइड फोर्स देखिए 8 न्यूटन का, और ये मैक्सिमम अभी झेल सकता है 10 न्यूटन तक। स्टेप सेकेंड में आपको क्या देखना होगा, यानी अप्लाइड फोर्स क्या है, कम है या ज्यादा। स्टेप सेकंड में आप देख रहे हैं कि ये 10 न्यूटन है, इसका मतलब ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, ब्लॉक नॉट मूव, ब्लॉक विल नॉट मूव, आप लिख लीजिएगा अपने ढंग से, ब्लॉक विल नॉट मूव। ब्लॉक विल नॉट मूव, जब भी ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब जब ब्लॉक रेस्ट में जब तक रहेगा, तो आप ये वाला लाइनिया पढ़िए, ब्लॉक रेस्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब ये देखिए, ये वाला लाइनिया बार बार पढ़िए, ये वाला ये मैक्सिमम वैल्यू है, हमें फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। ब्लॉक विल नॉट मूव यानी रेस्ट में है, जब ब्लॉक रेस्ट में है भैया, ब्लॉकवा रेस्ट में है, जब रेस्ट में है तो मतलब 8 न्यूटन के ठीक अपोजिट 8 न्यूटन कोनो फोर्स पे काम करत हुई, पे कोनो फोर्स 8 न्यूटन काम करत हुई, तब भाई रुकल नहीं तना रुक। अगर मान ला तू कहला चला ठीक है, अगर तुहार बात से मान लेते तू कहत हुआ कि चला ठीक 8 न्यूटन हम लगावत है, 10 न्यूटन ही लगावत है, तही हैरान ना भागे लगी मर्दवा। हाई अगर 10 न्यूटन है, हाई कहत हुआ क्यों जने का जाने कि चला ठीक है फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन, तो ये अगर काम करे शुरू करी तो ये हैरान ना भागे लगी, ऐसे ना जाए फौरन। अच्छा फौरन जाए लगी तो भैया एक्सेलरेशन वो रोका लगी, लेकिन ब्लॉकवा तो रेस्ट में है, कहत ब्लॉक रेस्ट में है, देखा ब्लॉक रेस्ट में है, तो जब यह ब्लॉक रेस्ट में है तो एक मतलब ये है कि ये 8 न्यूटन के ठीक बराबर एकरे उल्टे कोनो 8 न्यूटन और काम करत हो, और वही 8 न्यूटन के क्या कहल जाता है, फ्रिक्शन फोर्स। यानी जब जब ब्लॉक रेस्ट में रहेगा तब तब फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। समझ में आएगा, यानी इसका मतलब स्टेप सेकंड में ब्लॉक विल नॉट मूव यानी फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। कॉमन सेंस से बढ़िया से अगर देकर काम करी ना, वो खूब बढ़िया बढ़िया फिजिक्स का सवाल लगाई। एक मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स एफ है वो कितना है, 8 न्यूटन। एक मतलब ही कि फ्रिक्शन फोर्स 7 न्यूटन भी हो सकेला, हाँ हो सकेला, जब 7 न्यूटन अप्लाइड किया जाए तब,
9 न्यूटन हो सकाला, हाँ हो सकाला, जब 9 न्यूटन अप्लाइड कर जाए तब। जब 10 न्यूटन हो सकाला, हाँ हो सकाला, कहे से 10वां न्यूटन वहां पे ही रेस्ट में रहा था। ये एकर मैक्सिमम वैल्यू है। पहला काम मैक्सिमम वैल्यू, पहला काम मैक्सिमम वैल्यू, दूसरा काम अप्लाइड फोर्स, दूसरा काम अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स दिखाई, अगर अप्लाइड फोर्स ज्यादा होई तो एकर मतलब एक्सीलरेशन होई, अगर अप्लाइड फोर्स ज्यादा ना होई तो एक्सीलरेशन ना होई, और जब एक्सीलरेशन ना होई रेस्ट में रही तो एकर मतलब फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड। बात को समझ गया? ये तो बड़ी बेसिक सी बात हो गई एकदम। ठीक, चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है ना, एक आखिरी सवाल है बस, इसके बाद एक छोटी छोटी बातें। कहा जा रहा है कि एक ब्लॉक है और इस पर इधर की तरफ से 12 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। बात को समझिएगा, कितना? 12 न्यूटन का। ये 5 kg का है और म्यू इसका दे रखा है 0.2 म्यू एस और म्यू के दे रखा है 0.1। चलिए फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा? तो स्टेप फर्स्ट जब दोनों दे रखे हैं तो पहला स्टेप क्या है, हमें एफ एस मैक्स निकालना होगा। एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका मतलब म्यू एस एम जी। ठीक है ना, डायरेक्ट आर और आपका, अरे आर वगैरह एम जी सब तो बचपन में जो है बाबुआ लोगन के साथ करते थे। 0.2 × 5 × 10 बराबर 10 न्यूटन। इसका मतलब काम करेगा, यानी इधर की तरफ। ठीक, इसका मतलब काम कर रहा है, इसका मतलब ये 12 न्यूटन काम कर रहा है, यानी एक्सेलरेट कर रही है बॉडी। क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, एक्सेलरेट कर रही है। जब बॉडी मोशन में आ जाए, यानी बॉडी कैसी है, मोशन में, तब हमें क्या देखना है, एफ के देखना है। तब हमें क्या देखना है, एफ के। इसका मतलब बॉडी मोशन में है तो इधर की तरफ क्या काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एफ के काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एफ के, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। ठीक, यानी इधर की तरफ एफ के, इधर की तरफ 12 न्यूटन है। ठीक, तो एक्सेलरेशन बताइए, तो एफ के की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो हो जाएगा म्यू के एम जी, और म्यू के एम जी का मतलब होगा 0.1 × m × 10 बराबर कितना कहेंगे, 10 न्यूटन। हाँ 5 न्यूटन, m की वैल्यू 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। यानी मोशन, बॉडी मोशन में है और उस दौरान जो फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स था वो 5 न्यूटन का। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब ये कि यानी ये ब्लॉक हो गया और इस पर ये देखिए वहां दिखाया गया उल्टा, तो आप कहेंगे ये कैसे दिखा दिया गया, ऐसा तो नहीं होता था, जबकि ऐसा नहीं। अब ये मोशन में यानी एक्सेलरेट कर रही है, जब एक्सेलरेट कर रही है उस समय इधर की तरफ एफ के है जिसकी वैल्यू 5 न्यूटन, अभी हम निकाल के लाए। तब एक्सेलरेशन क्या होगा, बाकी कहानी आपको पहले से ही पता है, बस हमने कहा था ना, बाकी कहानी आपको पहले से पता है। नेट फोर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कहेंगे एफ नेट अपॉन टोटल मास। तो ए की वैल्यू क्या है, देखिए एफ नेट, नेट का मतलब ये वाला ज्यादा है तो देखिए 12 न्यूटन, तभी तो उधर जा रही है बॉडी, यानी 12 - 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना, 7/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एकदम बेसिक, समझ में आ गई बात? ठीक, अब आती है बात कि फोर्स को, फ्रिक्शन फोर्स को दिखाने का क्या तरीका होता है, जरा उसको एक देख लेते हैं फिर आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए, जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जा रहा है कि एक ब्लॉक इस तरह से रखा गया है, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स को दिखाना है, और यहाँ एक छोटा सा एम है और इधर की तरफ एक अप्लाइड फोर्स है और पूरी बॉडी ऐसे एक्सेलरेट कर रही है, पूरा सिस्टम इधर की तरफ। ठीक, और ये सारी सरफेसेस इसकी रफ है, मतलब ये भी रफ है और ये भी रफ है। नेक्स्ट लेक्चर में इस पे और भी बात होगी, फिलहाल समझते हैं। तो आपको अभी तक लग रहा होगा कि ये रफ सरफेस है, ठीक है, आपको अभी तक लग रहा होगा कि ये फ्रिक्शन फोर्स इस कांटेक्ट सरफेस की वजह से यहाँ ये न्यूटन्स थर्ड लॉ भी कुछ होता है। अगर ये यहां पर फोर्स लगाया जो ये, इसका मतलब इतना ही बराबर फोर्स ये इस सरफेस पे, हल्का से इसको कट कर लीजिए, आप देखेंगे ये एफ के इधर भी लगेगा।
यानी ये कांटेक्ट, ये वाला ब्लॉक, इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स इधर, तो इसकी वजह से इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स इधर, यही चीज याद रखनी है। लेकिन ये सरफेस इतना ज्यादा है, रोड हो सकता है, जो भी टेबल हो सकती है, इतना बड़ा होता है कि ये मोशन नहीं कर सकता, या फिर दिखाया तो इसलिए आप इसको नेग्लेक्ट करते, नहीं दिखाते। लेकिन यहां पर आपको दिखाना होगा, क्योंकि ये ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है। तो आप देखिए इस वाले केस में जब इसका एफबीडी बनाएंगे बड़े वाले ब्लॉक का, तो आप कहेंगे कि इस पे एक एफ इधर की तरफ लग रहा है, इस सरफेस की वजह से एक इस वाले ब्लॉक पर इधर की तरफ आप दिखा लेंगे F1। क्लियर हो गया? और क्या दिखाएंगे? अब इसके बीच की बात करते हैं जरा, ये इसके और इसके बीच की बात करते हैं जरा सा M। तो ये देखिए कांटेक्ट सरफेस तो ये भी है, और ये भी ब्लॉक जो रखा गया ये भी आगे की तरफ ही मूव कर रहा है, आगे की तरफ ही मूव कर रहा है, यानी कोई भी एक फोर्स काम करेगा। ये वाला तो इस पर हमने लगाया, ये वाला इस पर, जब ये वाला फोर्स इस पर काम करेगा तो आप देखेंगे कि ये एक इस पर फोर्स काम करेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स, यही फ्रिक्शन फोर्स है जो इस ब्लॉक को रोक के रखा है। F2 याद रखिएगा, इसके बीच एक F2 इधर की तरफ, तो ठीक इतना ही, वरना अगर ये F2 देखिए इस सरफेस की वजह से अगर इस सरफेस की वजह से इस पर F2 काम कर रहा है, तो इस पर भी क्या काम करेगा? F2 इधर की तरफ काम करेगा। और आपने देखा कि F1 इधर की तरफ, तो यहाँ पर F1 हो जाएगा, यहाँ पे F2 हो जाएगा, और जो छोटा ब्लॉक है M मास का वो इधर काम करता है F। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इस पर खूब बात होगी, पहले एप्लीकेशन पढ़ेंगे, फिर ये जब आएगा ये वाला टॉपिक तो खूब बात होगी, क्योंकि ये दिखाना आना चाहिए। अगर ये नहीं दिखा पाएंगे तो अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू एफ की क्या हो, कि ये होल्ड रखे ब्लॉक को और दोनों एक साथ मूव करें, है ना। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो, कि ये होल्ड रखे और एक दूसरे को साथ में मूव करें, एक दूसरे के साथ बिना स्लाइड या स्लिप हुए। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही करेंगे, और साथ में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में पहले एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का लेक्चर काफी एकदम धमाकेदार रहा होगा, उम्मीद है, और खूब दबा के पढ़िए, बाकी टेंशन फ्री रहिए, है ना। धन्यवाद।